नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम विज्ञान प्रश्न बैंक क्लास 10th के अंतर्गत सॉल्व करने वाले हैं अध्याय 5 तत्वों का वर्गीकरण। प्रश्न बैंक जो कि आपके पास अवेलेबल है और इसके पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3 सॉल्व कर लिए हैं और जो चैप्टर 4 है वो आपका है 4 अंक का क्वेश्चन जिसे आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। अध्याय 5 हम सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मैं आपको समझाती हूँ हर क्लास में। तो इस क्लास में भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो प्रश्न बैंक है अगर उसको हम देखें ध्यान से तो उसमें जो अध्याय 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसमें इकाई में 3 अंक हैं और एक आपका ऑब्जेक्टिव है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। मतलब छोटा सा टॉपिक है और जो प्रश्न बैंक के क्वेश्चन है अगर हमने उसको सॉल्व कर लिया, समझ के सॉल्व कर लिया तो हमसे ये चैप्टर बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अध्याय 5। आप लोगों के पास जो मटेरियल अवेलेबल है आप उसको खोल के रख लें। ओके, अध्याय 5, ठीक है। आप सब भी अपने पास जो आपके पास मटेरियल है उसको निकाल लें और मैं यहाँ से क्वेश्चन बोलते जाऊँगी, आप भी ध्यान से देखते जाएं और सुनते जाएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो जो प्रश्न बैंक का पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है। अष्टक नियम हमने पढ़े, आपको याद होगा कि अष्टक नियम जो है न्यूलैंड ने दिया था और जो न्यूलैंड ने कहा था कि आवर्त सारणी में जो 7 तत्व होते हैं वो गुणों में असमानता रखते हैं और जो 8वां तत्व होता है वो वापस पहले तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करता है ना। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम है, उससे क्वेश्चन है कि जो अष्टक नियम है वो किस तत्व तक उपयोगी होता है। तो जो इसका आंसर है वो आपका आ जाएगा कैल्शियम। जब उन्होंने अष्टक नियम दिया था उस समय जब ये जानकारी एकत्रित कर रहे थे अपने नियम के अनुसार तो केवल कैल्शियम तक ही इसका हमको उपयोग कर पाए थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम ना। सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दिया है वो है, मैंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार तत्व को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया है। किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, क्वेश्चन ये होगा, है ना। तो किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, देखिए हमने 2 आवर्त जो मुख्य हैं वो पढ़े हैं। एक है आपके पास मैंडलीव का और दूसरा है मोसले का। तो जो मैंडलीव की आवर्त सारणी है वो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ता परमाणु द्रव्यमान, जबकि मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान। आंसर में नोट कर लेंगे आप, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है। आधुनिक आवर्त तालिका, आधुनिक आवर्त सारणी हमने पढ़ी है ना, और इसमें बिल्कुल मैंने आपको याद करवाया था कि 18 समूह या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्ग। 18 समूह हैं और 7 क्या है, आवर्त हैं। या पहले से पढ़ लें ताकि हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो क्लियर कर सके। 18 समूह 7 आवर्त हैं। जो ऊर्ध्वाधर खाने हैं उनको हम समूह कहते हैं और जो क्षैतिज खाने हैं उनको हम आवर्त कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, पहला है इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियाँ और हैं जो आवर्त कहलाती हैं। देखिए 18 नहीं है, आवर्त की संख्या कितनी है, 7, मतलब पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा है इसमें 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो आवर्त कहलाते हैं। देखो 7 तो है लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। फिर इसके बाद है तीसरा है, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो समूह कहलाते हैं। बिल्कुल, जो स्तंभ या समूह की संख्या है 18 है और ये कैसे ऊर्ध्वाधर है, तो ये वाला आपका सही होगा। और चौथा तो ऑलरेडी गलत हो सकता है, देख लें। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जो समूह कहलाते हैं, बिल्कुल गलत है ना। तो हमने पढ़ा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18 वर्ग हैं, है ना, वही क्या कहलाते हैं, यहाँ पे 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है वही क्या कहलाते हैं, समूह कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3। नाउ नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है। कैसा रखा गया, अभी हमने पढ़ा था, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। तो देखिए पहले में ही लिखा है बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर, तो ये आपका सही हो जाएगा आ। क्वेश्चन 5, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर
प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत है ना। बाएं से दाएं जाने पर कौन सा कथन असत्य है। देखिए पहला, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। देखिए यहाँ हमने पढ़ा है ना, बाएं से दाएं मतलब यहाँ से हमको यहाँ जाना है, यहाँ धातु है और यहाँ क्या है, अधातु है। ठीक है, तो देखिए धात्विक प्रकृति घटती है, ये कैसा होगा, सत्य है ना, क्योंकि यहाँ धातु यहाँ है, अधातु है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। देखो अगर आपको ध्यान होगा तो हम बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे 1 2 3 4 बढ़ती है, फिर वापस घटने लगती है। संयोजकता की परिभाषा मतलब बढ़ती है और फिर क्या होती है, घटती है। तो ये भी आपका क्या होगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो नॉर्मली बढ़ती है तो हम सही मान सकते हैं। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो, मतलब सही क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है ना, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, ये क्या होगा, गलत होगा। और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। हाँ, बाएं से दाएं जाने पर जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। ये क्या होगा, ये क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है। तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। आप क्लोरीन को याद करो, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस आयन बनाता है, जबकि जो सोडियम है वो क्या, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है। सोडियम इस साइड है और क्लोरीन इस साइड है। तो ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही होगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये 5 आपके ऑब्जेक्टिव थे। अब इसके बाद है आपके क्या, रिक्त स्थान। मैंने कहा था ये टॉपिक छोटा सा है ना, 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, इसलिए छोटे कुछ कम ही क्वेश्चन दिए हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता। अब थोड़ा सा ना यहाँ पर ये है कि दाएं से बाएं जाने पे, नॉर्मली हम बाएं से दाएं जाने की बात कर रहे हैं अभी तक, है ना। तो ये उल्टा या तो लिख गया है या तो फिर ये उल्टा होगा, है ना। कि अगर हमने कहा विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, आंसर बाएं से दाएं जाने पर क्या होगी, बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे लिखने में गलती कर दिया है ना, कि दाएं से बाएं बोल रहा है। तो या तो आपका दाएं से बाएं गलत है, क्योंकि दाएं से दाएं मतलब हम ऐसे जाएंगे और दाएं से बाएं मतलब हम ऐसे जाएंगे। तो यहाँ अगर हम दाएं से बाएं जाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, है ना। दाएं से बाएं जाने पर घटती है, लेकिन क्वेश्चन अगर दाएं से बाएं है तो घटती है, और अगर यहाँ बायां से दाएं हो जाएगा तो क्या होगा, बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन मिस्टेक होगा। नॉर्मली क्वेश्चन में बाएं से दाएं ही पूछता है, तो बाएं से दाएं जाने पर जो है ये बढ़ती है, ऋण विद्युतता बढ़ती है। इसको आप सुधार लेंगे। दूसरा, उत्कृष्ट गैसों का पता देर से चला क्योंकि यह एक ऐसी गैस थी, अक्रिय थी। इस पर आप लिख लेंगे ये कैसी गैस थी, अक्रिय थी। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने स्तंभ या समूह होते हैं, 18। तो आप आंसर में लिख लेंगे इसका क्या हो जाएगा, 18। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र क्या है। अधिकतम संख्या निकालने का जो सूत्र है वो है 2n²। आप देख लो 2n² है इसका सूत्र, किसका, ये वाले का, है ना। यहाँ खाली स्थान में लिख लेंगे 2n²। 5वां, आवर्त में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है। तो परमाणु त्रिज्या घटती है, आप लिख कह सकते हैं घटती है, घटती है। तो ये हुए खाली स्थान। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है वो है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। किस तत्व का, तो 282 किसका है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे मैग्नीशियम का है, Mg। 282 किसका है, मैग्नीशियम का, पहले का। फिर है, किस तत्व में पहले कोष से दोगुने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जाते हैं 2 जाते हैं, है ना। लेकिन दुगने की बात करें तो 4 हो जाएगा। तो किस तत्व के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बेरिलियम। तो इसका आप लिख लेंगे बेरिलियम, है ना। यहाँ पे सेकंड वाले का लिख लो Be। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4।
क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूलैंड ने। अभी हमने इसका नाम भी लिया था ना, न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने तत्वों का अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसी में है एक वाक्य में। 4 क्या है? तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया? तो ये भी है डोबेराइनर। लिख लेंगे आप, डोबेराइनर ने दिया, डोबेराइनर ने दिया। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? तो ये दिया था मोसले नामक वैज्ञानिक ने। लिख लेंगे मोसले नामक वैज्ञानिक ने, है ना। देखिए 3 वैज्ञानिकों के नाम हो गए यहाँ पे आपके, है ना। देखो तत्वों का जो अष्टक नियम है वो किसने दिया था? आप देख लेंगे, अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने। डोबेराइनर का त्रिक हम पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा त्रिक नियम, डोबेराइनर ने दिया। और आधुनिक आवर्त नियम दिया था मोसले ने। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट है लघुत्तरी क्वेश्चन के आंसर। तो एक बार मैं बता देती हूँ आपको इजी वे में आपको क्या लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है इससे, है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की जो व्यवस्था है में क्या अंतर है? तत्वों की व्यवस्था में क्या अंतर है? क्वेश्चन दिख रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी व मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था में क्या अंतर है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आप लिख लेंगे यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है और यह परमाणु भार पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया है। यह मुख्य अंतर है। ठीक है, नाउ सेकेंड है, क्वेश्चन सुनते जाएंगे आप और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं ना। डोबेराइनर का त्रिक हमने पढ़ा। तो डोबेराइनर के वर्गीकरण की 2 सीमाएं लिखिए। डोबेराइनर ने किया क्या था? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इन्होंने 3 समान तत्वों के समूह बना दिए थे और वर्गीकरण किया था, इसलिए कहा जाता है डोबेराइनर का त्रिक। लेकिन उसमें मिस्टेक क्या निकली? सीमाएं, मतलब क्या गलतियाँ थी या क्या कमियाँ थी? तो उन्होंने जो त्रिक बताए थे ना, उस समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी, है ना, उस समय तत्वों की संख्या कैसी थी? कम ज्ञात थी। तो जो डोबेराइनर की पहली सीमा आप लिख सकते थे, ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण डोबेराइनर के त्रिक के आधार पर नहीं हो सका, है ना। मतलब जितने भी तत्व थे उनका वर्गीकरण डोबेराइनर के वर्गीकरण के आधार पर नहीं हो सका। ये पहला पॉइंट नोट कर लें। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, कि केवल इन्होंने 3 तत्वों के त्रिक बनाए थे, 3 तत्वों के ही त्रिक बनाए थे। 3 तत्वों में क्या क्या ले लिया था? एक तो इनने ले लिया था लिथियम, ले लिया था सोडियम, ले लिया था पोटेशियम, ले लिया था। फिर इन्होंने क्या ले लिया? कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, और फिर ले लिया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो केवल इतने ही तत्वों की इन्होंने पहचान या वर्गीकरण किया। तो दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, केवल 3 तत्वों के त्रिक को उस समय पहचान सके थे, इस कारण इनको मान्यता प्राप्त नहीं हुई। नाउ नेक्स्ट है न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं लिखिए। न्यूलैंड का अष्टक नियम ना, क्वेश्चन नंबर 3। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम भी हमने क्या कहा क्या था? न्यूलैंड ने क्या किया था? तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया था कि हर 8वां तत्व जो है वो पहले तत्व से समानता रखता था, है ना। तो पहले मतलब 1 2 3 4 5 6 7 रखा और जो 8वां तत्व था वो पहले के नीचे आ गया। तो मतलब जो 8वां तत्व था वो पहले तत्व से समानता रखता था। लेकिन उस समय भी इनके साथ क्या दिक्कत हुई कि जो तत्व, जितने तत्व उस समय ज्ञात थे उतने तत्वों के लिए ये नियम लागू नहीं हुआ। तो जब हम सीमाएं लिखते हैं तो 2 सीमाओं की बात करते हैं। तो लिख लेंगे, न्यूलैंड ने उस समय कहा था केवल 56 तत्व ही संभव हैं, 56 तत्व ही संभव है, अन्य तत्वों की खोज नहीं हो सकती। और दूसरा आप लिख लेंगे इसमें कि यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक के परमाणु भार वाले तत्वों को ही वर्गीकृत कर सका, कैल्शियम तक के परमाणु भार वाले तत्वों को ही वर्गीकृत कर सका। हमने पहले ऑब्जेक्टिव पढ़े ना कि कैल्शियम तक ही इन्होंने अपना बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणियों की विसंगतियों को दूर किया गया था? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा तो बहुत सारी मेंडलीव की विसंगतियों को दूर किया गया था। तो अगर हम देखें तो आप नोट कर सकते हैं, मैं बोलते जा रही हूँ कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था, ये इसकी कमी थी, है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी ने क्या किया? आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ समूह 1 में रखा गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिख सकते हैं आप कि जो मेंडलीव है
उनकी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं था। बहुत सरल सा पॉइंट है, जो अक्रिय गैसें उनका कोई स्थान नहीं था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को समूह 18 में रखा गया। ठीक है, और क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 पॉइंट काफ़ी है, लेकिन हम 3 पॉइंट करवा देते हैं इसके कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ना, उसमें समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं था। ये कमी थी उसकी, समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं था, है ना। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया, इसलिए किसी तत्व के समस्थानिकों को तत्व के साथ उसी स्थान पर आवर्त सारणी में रखा गया। मतलब एक समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक कैसे हों, एक समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो। तो जिसका परमाणु क्रमांक 1 होगा तो वो एक ही स्थान पर रख दिया गया, क्योंकि पूरी आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित थी, जबकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। तो वहाँ पर समस्थानिकों को रखने में दिक्कत गई, उसके लिए आधुनिक आवर्त सारणी में सुधार किया गया। तो ये हो गई विसंगतियों को दूर करने की बात, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे 4 तत्वों के नाम लिखिए जिनके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। देखिए, किन तत्वों के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो जो वर्ग 1 है, समूह क्या है, 1 है ना, इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन की बात कर लें या लिथियम की बात कर लें, लिथियम की भी बात कर लें कि लिथियम है, उसमें अगर हम देखें कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था लिथियम का, 3। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के नीचे आ जाता है सोडियम, सोडियम के नीचे आ जाता है पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे आ जाता है रुबिडियम। तो 4 तत्वों में आप 4 नाम लिख सकते हैं, लिथियम, Li, सोडियम Na, पोटेशियम K, और फिर आप लिख लें सीजियम, फ्रांशियम, ये सब है ना। ये सब क्या हो जाते हैं, वर्ग 1 के तत्व हैं, और इनके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ कौन सा टॉपिक हमारा, अध्याय 5 और अध्याय 5 के ऑब्जेक्टिव और कुछ लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर जो आज की क्लास में हमने सॉल्व किए। तो आप इनको तैयार करें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर से क्लास लेंगे, जब तक आप इतने की तैयारी करें। थैंक यू।